हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो पर चर्चा के माध्यम से जो यूपीएससी हिंदी का पीसीएस के लिए यूपीपीसीएस के लिए संपूर्ण टेस्ट 2 था, जिसका टेस्ट कोड यूपीएच 18 है। इसके दूसरे भाग में हम लोग आज 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने 50 तक के प्रश्न को देख लिया था। इस समय यूपीएससी हिंदी यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए रैपिड रिवीजन प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, तो आप लोग रैपिड रिवीजन प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ये मात्र 500 रुपए में आप लोग के जितना भी स्टैटिक पोर्शन है यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए उसको कवर कर रही है। साथ ही आप 500 रुपए में जो हमारा फुल टेस्ट की सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1000 रुपए में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 88 40 75 19 12 पर संपर्क करें। व्हाट्सएप ध्यान दें, इस पे कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे हाई लिख के अपना जो भी क्वेरी है इसको लिख करके आप भेज दें, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं, और आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, एम हिदायतुल्ला, ए एस आनंद, पी एन भगवती और ए एम अहमदी। ठीक है, तो 1984 में जस्टिस पी एन भगवती, जिनका पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती था, ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, तो इनको माना जाता है प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल। ठीक है, तो इनको माना जाता है पी एन भगवती सर को कि इन्होंने जनहित याचिका को भारतीय न्याय व्यवस्था में इनको जनक माना जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा 51वें का सी, अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर के जा सकते हैं। और जो संबंधित न्यायालय है वो देखेगा कि वो पीआईएल है या नहीं, उसे स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। और स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कारण दिया हुआ है भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो जब भी कथन कारण का प्रश्न आएगा तो आप यहाँ पे क्योंकि लिख लें और फिर पढ़ें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो आप देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत का संविधान के प्रस्ताव में बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की बात करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना भी। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में हर साल जो भी लोकतांत्रिक देश के लक्षण है, जैसे नियमित चुनाव, ठीक है, नियमित चुनाव हो गए, प्रत्यक्ष मतदान हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, ये सब भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व हैं। भारत का अपना एक संविधान भी है। भारतीय संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को देश को 26 जनवरी 1949 को समर्पित किया, और 26 जनवरी 1950 से वह संविधान पूरा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का अपना एक संविधान भी है, यानी कि दोनों तो कथन सही है। तो इस प्रकार सी और डी तो गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं। अब क्या ए आर की सही से व्याख्या करता है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो आप ध्यान दें कि अगर भारत के संदर्भ में नहीं, हम पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और पाकिस्तान का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो क्या संविधान लोकतंत्र होने की गारंटी देता है? तो आप पाकिस्तान के मामलों में देखेंगे या चीन के मामलों में देखेंगे कि जो भी मूलभूत विधि है या मूलभूत नियम है वो लोकतांत्रिक होने की गारंटी नहीं रखता है। ठीक है, जैसे अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोई संविधान, लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन तभी ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। ठीक है, इसके विपरीत पाकिस्तान एक में संविधान है, लेकिन पाकिस्तान को जो अमूमन उदारवादी देश हैं वो लोकतंत्र नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र का होना या न होना संविधान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो भारत का अपना एक संविधान है, ये कथन भी सही है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कथन भी सही है। लेकिन ए और आर की जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? और आपको विकल्प दिए गए थे अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 51। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 51 है, अनुच्छेद 51, इसका जो हमारे संविधान का भाग 4 है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये संविधान आकांक्षा करता है राज्य से कि वह विधि बनाते समय या राज्य करते समय, शासन चलाते समय इन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 51 है वो बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राज्यों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए समाधान वार्ता और मध्यस्थता करना, राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास राज्य करेगा। तो राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया है, इसी से हमारी विदेश नीति का आधारभूत लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 51 इसका सही जवाब हो जाएगा और ये विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको विकल्प दिए गए थे अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 139 और अनुच्छेद 21। ठीक है, तो अभी हाल ही में 25 जनवरी 2020 से, ठीक है, 25 जनवरी 2020 से 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, संविधान संशोधन, ठीक है, इसके माध्यम से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, वहां पे एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331 द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 333 के माध्यम से इसे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में लोकसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में 1 सीट था और लोकसभा में 2 सीट था, इनका मनोनयन का प्रावधान था। तो वर्तमान में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 331। ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 331 और विकल्प के ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। ठीक है, तो सदन में मतदान या रिक्ति की दशा में संसद की कार्यवाही के संदर्भ में अनुच्छेद 100, ठीक है, याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 100 जो है ये सदनों में मतदान रिक्ति की स्थिति में जो लोकसभा की या संसद की जो कार्यवाही है इसको कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान अनुच्छेद 100 में दिया गया है। ठीक है, तो 55वें का विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 100 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण ये जो भोपाल गैस त्रासदी है वो हुई थी। तो आपके 4 विकल्प दिए गए थे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मेथेन, मिथाइल प्रोपाइल और ब्यूटेन। तो देखिए जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो 1984 में यूनियन कार्बाइड का कारखाना था वहां पे, यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक गैस भी बोलते हैं, तो कहीं ऐसा भी विकल्प आ सकता है मिक गैस। ठीक है, मिक या MIC गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये कर्तव्य कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रश्न में ही दे रहा है कि कर्तव्य, और आपको विकल्प दिया गया 21, तो 21 अनुच्छेद 21 क्या कर्तव्य से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार है, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 55 ये से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 48 क्यों नहीं संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 48 राज्य के लिए निर्देश है, न कि नागरिक के लिए। और अनुच्छेद डी जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो विकल्प डी अनुच्छेद 55 में वो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अनुच्छेद 51 में बात क्या बोल रहा है कि जो भी नागरिक होंगे वो पर्यावरण और पर्यावरण के संरक्षण जैसे नदी, वन, झील, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावास की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना, ये अनुच्छेद 51A में वर्णित है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पे आधारित है। दूसरा है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। और पूछा है कौन कौन से विकल्प इसके सही हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये प्रश्न जो है मिसटाइप हो गया था, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये नहीं दिया सही है या गलत चयन करना है, तो हम मान लेते हैं इसका सही, इसमें देख लेते हैं सही क्या है। ठीक है, तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से दिए गए हैं। डीपीएसपी का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली गई है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, तो आरएस के लिए सदस्य कैसे चुने जाएंगे इसका नामांकन लिया गया है। और न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। तो इस प्रकार ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है और यदि हमें सही का चयन करना होगा तो विकल्प इसका सी हो जाएगा और यदि गलत का चयन करना होगा तो विकल्प इसका डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई गलत नहीं है और इसमें से दोनों ये सही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने आपको जो इसका उत्तर प्रोवाइड कराया है उसमें बताया गया है कि किस संविधान से क्या क्या लिया गया है। जैसे आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, मूल अधिकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं ली गई। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पूरा जरूर से देखेंगे और समय समय पे इसे दोहराते रहेंगे ताकि प्रश्न इससे सही हो जाए। अगला प्रश्न है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, 7वां, 9वां, 8वां और 6ठा, ये आपको विकल्प दिया गया था। तो आप ध्यान दें कि जो 7वीं अनुसूची है वो विषयों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची और जो संघ का जो बाकी इन तीनों में कहीं नहीं है वो संघ सूची में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विषयों का, शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के या न्यायालय की जिस पुनरावलोकन को बाहर रखा गया है और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम, ठीक है, इसके संदर्भ में प्रावधान दिया गया। ठीक है, विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 7वां। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भारत का सीएजी नियुक्त होता है तो उसको क्या कार्यकाल मिलेगा। तो आप ध्यान दें भारत के जो सीएजी हैं उनको 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष नियुक्ति का कार्यकाल या 65 वर्ष की उनकी आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ध्यान देंगे ये भी प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और किसी भी समिति वगैरह की सिफारिश पर नहीं करता है। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति कर देता है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते ऑप्शन की निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, तो केवल प्रधानमंत्री उसमें से सम्मिलित होता है, मंत्रिमंडल सम्मिलित होता है। ठीक है, तो सीएजी की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा इसे वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 60वें का विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, बोल रहा है भारित नहीं है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। आप देखेंगे कि जो भी
भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, सेकेंड दूसरी अनुसूची, उसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी, कुल 9 आपको जो उत्तर दिया गया है उसमें आपको बताया गया है, वहां पे आप लोग लिस्ट देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो कुल 9 जो पद है वहां पे बात की गई है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता के संदर्भ में बात नहीं की गई है। अब आप सोचेंगे कि इतना महत्वपूर्ण पद है और भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक है, तब ऐसे को क्यों नहीं भारत के संचित निधि पर निर्धारित किया गया है ऐसे पद का जो वेतन भत्ता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के कारण मिलते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति की वजह से इन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के कारण। तो राज्यसभा के सभापति और के वेतन भत्तों का विवरण तो है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है। तो इसलिए इस कारण से इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सचिव विधि मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, ठीक है, ये क्या बोलता है कि भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी जो होंगे यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होंगे, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 76 के अनुसार ये विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है, और सभी विकल्प गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। 2 माह के भीतर सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है और अधिकतम ये 3 वर्ष तक लगाया जाता है। लेकिन 67वां और 68वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंजाब पर यह 4 और 5 वर्ष के लिए भी लागू था, क्रमशः 4 और 5 वर्ष के लिए भी लागू था। यानी कि अगर 3 वर्ष से अधिक किसी राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया था जो उद्घोषणा है, और अधिकतम 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक, इसके बाद जब भी बढ़ाना होगा तो संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, ठीक है। और अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों में बच्चों का नियोजन, कारखानों में बालकों का नियोजन, ठीक है। तो बालकों का नियोजन, तो इस प्रकार यह विकल्प सही है, अनुच्छेद 24, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चों का खतरनाक जो काम है, 14 वर्ष यहाँ पे दिया गया बच्चों के संदर्भ में, तो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको जो है खतरनाक कामों में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है, जो कि विकल्प संख्या डी में दिया गया है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग या खम, ठीक है। तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है वह प्रावधान करता है सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, संगम या संघ या सरकारी सोसाइटी बनाने का और सर्वत्र आवाज संचरण का, ठीक है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19(1) का
अनुच्छेद 19(1) का क जो है वो वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अंतर्गत प्रेस की आजादी की व्यवस्था करता है। ठीक है, विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है, तो इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा इसका 19(1) क। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप देखिए ऑप्शन दिए गए थे आपको, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधि मंत्री। ठीक है, तो जब भी भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, ठीक है, तब अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे कि वह भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, विकल्प हो जाएगा इसका सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा है नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था ये, और अनुच्छेद 19 में था, 19(1) 4। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22, 23, अनुच्छेद 23, 24। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) 4 में वर्णित था। ठीक है, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके माध्यम से जो भाग 12 है संविधान का, भाग 12, उसमें अनुच्छेद 300(a) जोड़ा गया, और अनुच्छेद 300(a) के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहाँ जोड़ा गया, भाग 12 में जोड़ा गया, और संपत्ति का अधिकार इस प्रकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, अब ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में वर्णित है, संवैधानिक वैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को संसद की पूर्व अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है। ठीक है, तो जो भारत की आकस्मिकता निधि है वह अनुच्छेद 267 में वर्णित है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 267 क्या बोलता है कि जो भारत की जो आकस्मिकता निधि है, जो भारत की आकस्मिकता निधि है वह संसद विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप में एक आकस्मिकता निधि का गठन कर सकेगी, जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी और जिसमें विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी। तो वर्तमान में 500 रुपए, वर्तमान में 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए ये वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी, जो सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे, पहले राष्ट्रपति के सचिव में नहीं था, लेकिन अब ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी इसमें जो ये निधि है राष्ट्रपति की ओर से धारित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 267 जो है वह राष्ट्रपति को आकस्मिकता निधि के संदर्भ में प्रावधान करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसमें निहित है। तो ऑप्शन दिया गया था राज्य, मंत्रिमंडल, संसद और राष्ट्रपति। तो आप ध्यान देंगे कि मैंने ऊपर जो चर्चा की थी, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो केंद्र सूची का जो विषय है, केंद्र सूची में प्रविष्टि संख्या जो 97 है, 97, ये प्रावधान करता है कि जो अवशिष्ट विषय हैं इन पे विधि निर्माण की अनन्य शक्ति संसद में निहित होगी। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी, संसद। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। और विकल्प आपको दिए गए थे 229, 221, 230, 232। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 क्या बोलता है कि संसद, ठीक है, कौन ये विधि बनाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? नहीं। ये कौन अवधारित करेगा कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित होगा? तो इस ये अवधारित करने का और जो शक्ति है, अवधारित करने की जो शक्ति है वो संसद में निहित है, और संसद अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान करती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनहित या वाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और क्या है कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे है, और दूसरा इसका विश्व में सर्वप्रथम प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में किया गया। तीसरा भारत में जनहितवाद का स्रोत संविधान के भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार है। यहाँ पे में होगा, ठीक है। तो ध्यान दें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 21। और ये कहाँ से लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद जो 21 है वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह अपने आप में जनहितवाद को उभारता है। अब कोई प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित है या नहीं, या किसी प्रक्रिया में क्या खामी है, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जा सकते हैं, और जनहित याचिका का आधार हो जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस प्रकार इसका पहला विकल्प सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में किया गया, तो नहीं, ये गलत है। सबसे पहले जनहितवाद जो है यूएसए, सर्वोच्च जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में ये सबसे पहले आता है, ठीक है, अमेरिका में ये सबसे पहले आता है। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प गलत है। अब पूछा कौन कौन से सही है, तो आपका ए और डी तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब जनहितवाद का स्रोत भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है। जो अनुच्छेद 21 अभी मैंने बताया, तो अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च जो भारत का संविधान है वह नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, और इसी के माध्यम से 1984 में जो पीएन भगवती सर थे, इन्होंने जनहित याचिका को भारतीय न्याय व्यवस्था में अंगीकृत करवाया। तो इस प्रकार सही विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के संदर्भ में, ठीक है, और ये भी प्रश्न मिस टाइप हो गया है। अच्छा, ये मिस टाइप नहीं हुआ है, यहाँ नीचे छुप गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यह प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। दूसरा है यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को जांचती है, ठीक है। तो आप देखें, अब यहाँ होगा केवल एक, विकल्प बी होगा केवल 2, ठीक है, विकल्प सी होगा केवल 3 दोनों, और विकल्प डी होगा दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रकार आप देखिए लोक लेखा समिति जो होती है ये 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। प्रायः यह कोई लिखित रूल नहीं है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी पार्टी के होते हैं, ठीक है। और यह जो है सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, जो भी प्रतिवेदन होते हैं, इसकी जांच करती है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति सीएजी की प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो इस प्रकार यह विकल्प सही होता है और यह विकल्प भी सही होता है, और इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में 15 टोटल 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति होती है, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्राय विपक्षी दल से होते हैं, और यह सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करती है।
इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा इसका सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवैधानिक निकाय। पहला दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। अब देखिए यहाँ पे सीएजी अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सॉरी, लेकिन भारत के जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में, सलाहकारी संस्था के रूप में इसका गठन 2004 में किया गया था। ठीक है, 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी, 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी तो इसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कार्यों की निगरानी के लिए या कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में, सलाहकारी संस्था के रूप में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी और सोनिया गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 2004 में। तो इस प्रकार यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कौन से हैं जिनका वर्णन संविधान में उल्लिखित हो। तो अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन तो संविधान में है, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का वर्णन नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। आपको विकल्प दिए गए थे अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और इजराइल। तो आप ध्यान देंगे कि जो इजराइल है, इजराइल इसके इसके जो गुप्तचर संस्था है इसका नाम मोसाद है। ठीक है, मोसाद। जैसे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका की सीआईए, ये गुप्तचर संस्थाएं हैं। इस प्रकार इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी। अब पूछा है निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, और ऑप्शन दिया अंतरराज्य परिषद, लोकपाल, पंचायती राज पद्धति और क्षेत्रीय राजनीति। तो आप देखिए कि जो 73वां 73rd एंड 74 जो 73वां 74वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से तृणमूल स्तर पर, ठीक है, तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र को लाने के लिए अनुच्छेद 243 और भाग 9 में जो पंचायती राज प्रणाली है इसको शामिल किया गया। तो इस प्रकार सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन, इसमें आप देखेंगे जब ध्यान से तो ये संघवाद का भी विकल्प आएगा। क्यों? क्योंकि संघवाद क्या है, दो से अधिक स्तरों पर सरकार, दो से अधिक स्तरों पर शासन या सरकार। ठीक है, तो ये तीसरा स्तर जोड़ता है। तो इस प्रकार ये संविधान संघवाद का भी उदाहरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी उदाहरण है, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का भी उदाहरण है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी उदाहरण है। लेकिन आप अब कौन सा इसमें सही, सबसे सही विकल्प हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष कई राज्यों में जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा चुन करके कुछ पदों पे निर्वाचन या मनोनयन भी होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए जो मध्य स्तर है वहां पर मनोनयन कई जगह पर होता है। तो इस प्रकार जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र हट जाता है। प्रशासकीय प्रत्यायोजन भी कई राज्यों ने पंचायतों को उतना ताकतवर नहीं बनाया है, लेकिन आप देखिए ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण हमेशा से दिखता है, क्योंकि इसने क्या किया, लोगों को जोड़ा है कि वह राजनीति में भाग लें और ग्राम प्रधान या जो ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है, इसके माध्यम से आप लोगों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये सशक्त उदाहरण दिखता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। क्योंकि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है कि जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जब अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान से, एक बार मैं इसका जिले का नाम भूलना हूँ, राजस्थान में
नागौर जिला है, एक बार आप लोग गूगल करिएगा, देखिएगा। वैसे नागौर नागौर जिला है या गणगौर, नागौर जिला है, ठीक है। नागौर जिला है और नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना है 1959 में शुरू हुई थी। लेकिन कई राज्यों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए इसे संविधान के माध्यम से शक्ति दी गई 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया था। तो 73वां और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है या जन भागीदारी है, इसको बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन को लाया गया था, ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प बी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है और बोला है निम्नलिखित में से इसके आधार नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इसके आधार नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि जो अनुच्छेद 352 है, ठीक है, अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है और इसके जो घोषणा है अनुच्छेद 352 में, उद्घोषणा के जो आधार थे वो क्या थे? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। तो इस प्रकार आधार नहीं है तो आंतरिक अशांति। अब जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके माध्यम से सशस्त्र विद्रोह को, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया, ठीक है। यानी कि आंतरिक जो अशांति है, इसके आधार पे अब आपातकाल का कोई आधार नहीं बचता है। तो सही विकल्प हो जाएगा आंतरिक अशांति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो लोकसभा में संघ जो एससी हैं और एसटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 330 करता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा ए 330। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस अनुसूची से, ठीक है। तो आप लोग अब बताइए मुझे कि 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची अभी मैंने चर्चा की थी। तो आप देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? ऐसे विषय जो सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाने वाले होंगे। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल, ठीक है, दल बदल। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पंचायत, नगर नगर निगम, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है। इन सबके संदर्भ में प्रावधान है। ग्राम पंचायत क्या है? अनुसूची 11, ठीक है। तो देखिए 9वीं अनुसूची में जो ऐसे विषय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के पे प्रश्नगत नहीं किए जाने वाले विषय हैं, ठीक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधान, ध्यान देंगे, ठीक है। ये 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जोड़ा गया था दल बदल 10वीं अनुसूची। इसके पहले भी 10वीं अनुसूची जोड़ी जा चुकी थी और जो जब सिक्किम को भारत में शामिल करना था, सिक्किम संघ राज्य, सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य है, इसको जब शामिल करना था तो 10वीं अनुसूची क्रिएट की गई थी। लेकिन बाद में जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो 10वीं अनुसूची जो है, जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो 10वीं अनुसूची समाप्त कर दी गई और पुनः 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। तो आप देखिए कि जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ये राइट टू एजुकेशन देता है, आरटी राइट टू एजुकेशन देता है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बालक हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो भाग 3 में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 86वें जो संविधान संशोधन था इसके माध्यम से 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया,
जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? 80 में का बी। ठीक है, 80 में का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अघोर जनजाति का संबंध है, ठीक है, अघोर जनजाति का संबंध है सिक्किम, असम, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, तो अघोर जनजाति असम की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, अघोर। अच्छा, आप देखिए अघोर पहाड़ियां भी हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें अघोर पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, तो अघोर, मिसमी, दाफला ऐसे करके यहाँ पे पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो अघोर जनजाति का संबंध असम से है। ठीक है, सही विकल्प इसका हो जाएगा असम, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में निकट समय में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है और कारण बताया गया है। यहाँ पे जोड़ लीजिए फिर से, क्योंकि कोयनाबाद एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए जो कोयना बांध था, कोयना बांध महाराष्ट्र में अवस्थित है और वैज्ञानिक हैं, अभी बार बार यहाँ पे भूकंप आता रहता है, वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो कोयना बांध है वहां पे ज्यादा पानी है और यह भ्रंश स्थल पे अवस्थित है। इसलिए जब जल स्तर यहाँ पे बढ़ता है तो उस पर भ्रंश पे दबाव पड़ता है और भूकंप आते रहते हैं। तो इसलिए यह कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कथन की व्याख्या कारण कर रहा है, तो इस प्रकार इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब इसी में आप देखिए कि जब यहाँ पे जहाँ पे कोयना बांध है इसी के पास है बुलढाणा। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक स्पेशल जानकारी है, हो सकता है ये बात पूछ दे। ठीक है, बुलढाणा क्योंकि यहाँ पे चर्चा में रही थी, बुलढाणा के पास, और ये जो रामसर स्थल है वहां पे भी जोड़ा गया है इसको, तो इससे बहुत ही चर्चा में रहा। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील एक गुलाबी रंग की झील है और इसमें फंगस लग गया था, गुलाबी रंग की झील है और फंगस के कारण ये झील पूरी गुलाबी हो गई थी। ये उल्कापिंड निर्मित झील है। ठीक है, तो बुलढाणा भी इसी के पास है, तो इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था और एक पारिस्थितिकी आतंकवादी अब माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया था बबूल, नीम, यूकेलिप्टस और अमतालस। ठीक है, अमलतास या अमतालस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूकेलिप्टस जो है, बबूल बहुत ही अच्छा वृक्ष माना जाता है और कम पानी में भी ये जम जाता है, नीम भी और अमलतास भी। लेकिन यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो पारिस्थितिकी आतंकवादी क्यों माना जाता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी तक होती हैं और जल सोख लेती हैं। ठीक है, अब चूंकि भारत के अधिकांश भागों में जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी, यूकेलिप्टस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रणजीत सागर बांध अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया था झेलम, ब्यास, रावी और चिनाब। ठीक है, तो पंजाब में, ठीक है, पठानकोट नाम का एक जगह है जहाँ पठानकोट में भी कुछ 2-3-4 साल पहले आतंकवादी हमला हुआ था। पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में, ठीक है, रावी नदी पर, इसे थीन बांध भी कहते हैं। ठीक है, रावी नदी पे अवस्थित है रणजीत सागर बांध। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? पंजाब के पठानकोट में और रावी नदी पे है, तो रणजीत सागर बांध पंजाब में अवस्थित है, रावी नदी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसके मकान को कू कहा जाता है? ठीक है, संथाल, भील, थारू और मुंडा। ठीक है, संथाल जो है ये झारखंड की प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है, जो भील हैं ये महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात, कई जगहों पे, कई राज्यों में पाई जाती हैं। थारू हैं इसी प्रकार के हिमालयी गिरिपद में। ठीक है, हिमालयी गिरिपद जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, ठीक है, इन सब जगहों में पाई जाती हैं। और मुंडा जो जनजाति हैं वो छोटा नागपुर के पठार पे, छोटा नागपुर पठार, और ये कहाँ पे है? झारखंड में। तो छोटा नागपुर पठार पे पाया जाता है। इसमें जो कू और टापरा, कू भी बोला जाता है कई जगह और इसे ही टापरा बोल दिया जाता है। ये भील जो जनजाति है इसके निवास को बोला जाता है। तो कू या टापरा
भील जनजाति के निवास का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि झेलम नदी की सहायक नदी है दूध गंगा, और ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान देंगे कि जो दूध गंगा नदी है, एक दूध गंगा नदी, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की भी सहायक नदी है दूध गंगा नदी। तो अगर ऐसा विकल्प भी आता है कि जिसमें महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दिया जाए तो, वो भी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी फिलहाल में इसका विकल्प सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित दरों में से किससे कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है? ऑप्शन है जिलेबला, नीतीला, बोमडिला और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखें जिलेबला कहाँ पे है? सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल में है, ये है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि कैलाश घाटी, और कैलाश घाटी कहाँ पे है? ये चीन में है, और वहां में इसका चीन का कब्जा है। ठीक है, देखिए मैप के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मैप के माध्यम से देखिए माउंट कैलाश है। ठीक है, यहाँ पे जाना है, और बोल रहा है कि कौन कौन से रूट है या कहाँ से कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भारत में लिपुलेख ला है, भारत में जो लिपुलेख ला है, ठीक है, यहाँ से ये पैदल जाने का मार्ग है, यहाँ से पैदल जाने का मार्ग है, नजदीकी है। ठीक है, और इसी प्रकार सिक्किम में यहाँ पे देखिए नाथुला है, यहाँ से आप गाड़ी वगैरह के माध्यम से भी कैलाश जा सकते हैं। तो नाथुला और लिपुलेखला, ये दो मार्ग है कैलाश घाटी जाने का। ठीक है, और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, पूछा दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? तो ये तीनों नदियां जो हैं, ये तीनों जो जलप्रपात हैं, और इसके साथ ही कई अन्य सारे जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, नर्मदा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम? ठीक है, ध्यान देंगे, आपको विकल्प दिए गए थे विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़ और कुडप्पा। ठीक है, पूछा है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें विकल्प बढ़िया से बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये भारतीय जो चट्टाने हैं उनका वर्गीकरण है, जैसे आदिम आकल, पुराण समूही और आर्यन समूही। ठीक है, और आर्कियन, धारावाड़, कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम। इसी प्रकार गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और क्वार्टरनरी क्रम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इस विकल्प में जो गोंडवाना चट्टाने हैं, इस विकल्प में जो गोंडवाना चट्टाने हैं वो सबसे पुरानी है। ठीक है, देखिए गोंडवाना यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ। देखिए गोंडवाना दिया गया है, विंध्य क्रम की इससे पुरानी है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की ये आदिमाकल्प की है, और कुडप्पा की भी विंध्य, धारवाड़ और कुडप्पा, विंध्यन के बीच में कुडप्पा है। ठीक है, तो धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना क्रम, फिर दक्कन, फिर टर्सरी, फिर क्वार्टरनी। तो ये ऐसे यहाँ पे इस माध्यम से ऐसे इस तीर का डायरेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे जाता है, तो इस प्रकार इसका सही विकल्प हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, अगला प्रश्न, सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर के लगभग है। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सारामती, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है, यहाँ पे नंदा देवी राज्यजात निकाला जाता है, त्योहार है नंदा देवी के सम्मान में। और तमिलनाडु की जो है डोडा बेट्टा। ठीक है, तो 2695 के कारण अनाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछा है सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती है। अगला प्रश्न है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है। ठीक है, जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है? अब विकल्प दिया गया है राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है,
तो जो जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन है, लगभग 95 से 99% जो जस्ता है, ठीक है, ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, 95 से 99% जो जस्ता है वो राजस्थान में पाया जाता है। और जस्ता क्या होता है, सीसा के साथ मिश्रित अवस्था में, जो अरावली पहाड़ हैं उनके जो अवसाद हैं, अवसादी जो अवसादी और परतदार जो चट्टान है उसमें गैलेना अयस्क के रूप में, जो गैलेना अयस्क, ठीक है, गैलेना अयस्क के रूप में मिलता है। और वहीं पे हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस हिंदुस्तान जिंक करके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं। ठीक है, हाल ही में चकमा चकमा चर्चा में थे। ठीक है, चकमा और हाजोंग, तो विकल्प दिया गया था बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, तो जो चकमा और हाजोंग हैं ये मूल रूप से जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बोला जाता है। ठीक है, बांग्लादेश नाम से एक नया देश है। तो बांग्लादेश के जो चटगांव हैं, चटगांव में चकमा एवं हाजोंग, जो चकमा और एक हाजोंग भी हैं, चकमा और हाजोंग ये शरणार्थी थे वहाँ पे। वहाँ से पलायित होके भारत आए। वहाँ पे कप्ताई बांध, कैपटाई या कप्ताई, ये बांध बनाया जा रहा था। और यहाँ से बांध के कारण, बांध बनने के कारण उनका जो निवास स्थल था वो डूब गया था। ठीक है, और इसके बाद से वो भारत आए। तो चकमा, ध्यान देंगे, ये बौद्ध थे। ठीक है, और जो हाजोंग थे ये हिंदू थे। हाजोंग हाजोंग जो थे वो हिंदू थे। और ये मूलतः चटगांव हिल के निवासी हैं। और चटगांव बांग्लादेश में आता है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो विकल्प हो जाएगा इसका ए। अगला है डायमंड हार्बर व साल्क लेक सिटी अवस्थित है। हांगकांग, कैलिफोर्निया, कोलकाता और फ्लोरिडा। तो आप देखेंगे कि जो 24 परगना जिला है, 24 परगना जिला, यहाँ पे आईटी क्षेत्र के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी, जो कि कोलकाता में अवस्थित है। और सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और विकल्प आपको दिए गए थे राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, आयात निर्यात बैंक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। तो जो भी राज्य के अंतर्गत व्यापार होता है वो राज्य व्यापार निगम की जानकारी में होता है। भारतीय खाद्य निगम भी किस देश से क्या आयात करवाना है इसकी जानकारी, या किस देश में क्या भेजना है इसकी जानकारी, या मतलब आयात निर्यात में भूमिका रखता है। खनिज एवं धातु व्यापार निगम भी जो भी खनिज और धातुओं का आयात व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसकी जानकारी रखता है। और आयात निर्यात बैंक की स्थापना है तो इसी के लिए की ही गई थी। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी आयात निर्यात से संबंधित हैं या प्रभावित रखते हैं। ठीक है, सभी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कथन कारण वाला है कि भारत एक मानसूनी देश है। और कारण दिया गया है कि उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ठीक है, और बोला है कि अब इसमें से चयन करना है कि कौन से विकल्प का, मतलब कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए आप ध्यान दें कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है, क्योंकि भारत मानसून का एक निश्चित क्रम है, जो कि जून महीने के जून महीने के 2 से 6 जून या कभी कभी जून के पहले पखवाड़े में भारत में केरल में दस्तक देता है। तो भारत एक मानसूनी देश है। और उच्च हिमालय क्या करता है, जो हवाएं आती हैं मानसून की हवाएं, ठीक है, जो मानसून की हवाएं आती हैं, एक मिनट में यहाँ भारत का मैप बना के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जो केरल से हवाएं आती हैं, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है क्या करता है, इन हवाओं को रोकता है और यहाँ पे बारिश कर देता है। साथ ही साथ ये हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है उसको जमने से बचाता है। तो उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। तो भारत एक मानसूनी देश भी है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषताएं प्रदान करता है। एक तो इधर जाते हुए पवनों को रोककर और उधर से आते हुए पवनों को रोककर ठंडे होने से बचाता है। और इधर से जो पवनें जाती हैं इसे रोक करके क्या करता है, बारिश कराता है। ठीक है, तो दोनों ही विकल्प इसके सही हैं। और कथन जो कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है। इस प्रकार इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख दो नदियां नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं और कारण है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये नदियां भ्रंश जनित हैं, ठीक है। और अब आपको विकल्प का चयन करना है। तो देखिए जो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है, और ये भ्रंश घाटियों में होकर बहती है, इसीलिए इस पे अभी मैंने ऊपर बताया था जलप्रपात आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे नर्मदा ताप्ती में जलप्रपात, ठीक है। और इस प्रकार जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड है वो पूर्व की ओर झुका हुआ है, पूर्व की ओर, तो इसलिए अधिकतर नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जल डिस्चार्ज करती हैं, लेकिन लेकिन जो नर्मदा एवं ताप्ती हैं ये भ्रंश में बहती हैं, इसलिए ये पश्चिम की ओर जल डिस्चार्ज करती हैं। और सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और ये नदियां भ्रंश जनित हैं, इसीलिए पश्चिम की ओर बहती हैं, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, दूसरा यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। अब देखिए जो चावल का जो उत्पादन होता है भारत में वो बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश और पंजाब ये प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। अब दे रहा है यह प्रदेश में अग्रणी है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। तो पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है क्योंकि, महत्वपूर्ण निर्यातक है क्योंकि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो यहाँ से बासमती चावल, पंजाब के जो बासमती चावल है विदेशों में जाते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्यातक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो ऐसा नहीं दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अग्रणी है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं है, अग्रणी तो होगा ही, चौथे स्थान पे है। तो पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है क्योंकि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो इस प्रकार यह भी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर देता है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर कथन कारण का आ गया है, ठीक है। तो वो दिया है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है और फिर दे रहा है कारण क्योंकि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि जो भारत में जो उत्तरी मैदान है वहां पे जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है। लेकिन क्यों होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर भारत में सही सक्रिय होता है, तो इस कारण जाड़ों में वर्षा होती है। और जब पूर्वी विक्षोभ सक्रिय होता है, जब पूर्वी विक्षोभ सक्रिय होता है तब मानसून आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़ों में वर्षा और पूर्वी विक्षोभ के कारण मानसून आता है, ठीक है। लेकिन जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, ठीक है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, ये भी बात अपने आप में सही है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे वर्षा करते हैं जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून, ये कहाँ वर्षा करते हैं, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो जाड़ों में वर्षा का उत्तर पूर्वी मानसून से कुछ लेना देना नहीं है, ये कहाँ वर्षा करते हैं, दक्षिण भारत में, जहाँ पे क्या है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। कुछ लेना देना नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कुछ ही लेना देना नहीं है, लेकिन मुख्यतः कोई मतलब इन दोनों में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कराते हैं और उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण भारत में वर्षा करता है, तो इस प्रकार दोनों अपने आप में सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे विराम देते हैं और अगले भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने जो भी परिचित हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हिंदी द्वारा संचालित रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, ठीक है, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम की चर्चा जरूर करें और ये मात्र 500 रुपए में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप 88 40 75 19 12 पे संपर्क करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।